So, welcome to the Vyasa Foundation. On the second day of the demo lecture, you are welcome to the world of knowledge. And what is Vyasa Foundation? First of all, I want to introduce myself and my foundation. We are the team of officers. We are team of the faculties, and the Vyasa means the legendary guru, the Ved Vyasa, and we are based on that. Come with the dreams and go with the success. This is our tagline, and another tagline is that we will together will achieve your goal. हम सब साथ मिलके आपका गोल अचीव करेंगे। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा और आपका गोल अचीव हो जाएगा। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेंटरशिप हमारी रहेगी, गाइडेंस हमारी रहेगी। वी आर प्रोवाइडिंग द गाइडेंस, वी आर प्रोवाइडिंग आवर स्मार्ट मटेरियल, वी आर प्रोवाइडिंग आवर टाइम, वी आर प्रोवाइडिंग आवर expertise to all of you. But basically, the foundation will be created on your work, on your smartness, on your hard work, on your preparation. So, are you ready? क्या आप सभी लोग रेडी है प्रिपरेशन करने के लिए? आर यू रेडी फॉर दैट? यस और नो? How many students are ready to prepare yourself for double AO? I don't think so. 4 to 5 people, 6, 7, 8, 9, 10. There are 100 people in the class, but 20 people showing their interest to prepare yourself. Then why are you coming here? If you are not ready to prepare yourself for the double AO, then why are you here? Okay, now, yes, that's the spirit. Okay, I want that spirit. Each and every students must create must response and मेक इट वेरी मच रिस्पॉन्सिव। ओके, चलिए। तो यहाँ पर आप मुझसे यानी कि दिव्यासा से बात कर रहे हैं। आई हैव 13 ईयर्स, यहाँ पर 12 ईयर्स लिखा हुआ है, लेकिन 30 ईयर्स और एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड, स्पेशली फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड यहाँ पर जो भी फैकल्टीज है सभी की सभी डिपार्टमेंटल है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ठीक है। एंड वी आर ऑलवेज रेडी टू टीच द एस्पिरेंट्स, वी आर ऑलवेज रेडी टू गाइड एस्पिरेंट्स। हमारे काफी सारे पुराने एस्पिरेंट्स भी यहाँ पर है। उन सभी को पता है कि न मात्र और न ही हम यहाँ पर आपको सिर्फ डिपार्टमेंटल नॉलेज देते हैं। यहाँ पर हम सभी मतलब लाइफ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे प्रिपरेशन की जा सकती है, स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर मटेरियल्स, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, हाउ टू रीड वेरी मच इजीली। तो ये सभी चीज हम यहाँ पर बताएंगे आप सभी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट स्ट्रेटेजी, कल जो लोग थे डेमो में, आप सभी को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट्स मुझे दे दीजिए। जो बंदे नए हैं मुझे उनको कुछ बताना है। आई वांट टू say something to the candidates who are first time in the demo lecture. So give me 5 minutes who are already attended the yesterday's lecture. So please excuse me. So we are providing the smart strategy how to cover all the syllabus, smart strategy with the smart material. यहाँ पर देखिए थर्ड पोजीशन जो है वहां पर लिखा हुआ है स्मार्ट मटेरियल। दैट स्मार्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्मार्ट? मीनिंग ऑफ स्मार्ट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बेस्ड। स्पेसिफिक, टू द पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पर हम वी आर नॉट डिस्कसिंग द बेर एक्ट, we are discussing the specific point. Measurable, that means as per the point of view of the examination, this point is as per the examination. Maybe it can be asked or not can be asked, but if it is important then we are discussing. If it is not important then we are just focused, like just like that, give the knowledge on. रिलेवेंट, एग्जाम के रिलेवेंट है कि नहीं है। और टाइम बेस्ड, अभी हमारे पास टाइम है तो हम पूरा कवर करेंगे, हर एक चीज को बारीकाई से देखेंगे। अगर हमारे पास टाइम कम होता तो हम टाइम बेस्ड जाते हैं। हमारी लास्ट बैच थी सर, पूरा कोर्स कितने समय में हो पाएगा? मिनिमम 3 मंथ्स तो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज को बारीकाई से पढ़ाएंगे, हर एक चीज को माइनरली हम डिस्कस करेंगे। दैट्स व्हाई शेड्यूल ऑफ क्लासेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। वीकेंड में हमारे टेस्ट रहेंगे, पहले मंथ में नहीं रहेंगे। पहले मंथ में हम सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों को पढ़ाएंगे, आप हमारे साथ फैमिलियर रहेंगे। वी आर फैमिलियर टू ईच अदर बिकॉज बेसिकली वी आर द फैमिली ऑफ द व्यासा फाउंडेशन एंड वी टुगेदर अचीव योर गोल।
तो इस चीज को हम वीकेंड में न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, डेफिनेटली दीपेश जी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। और आज सर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी बताएंगे, एक डेमो भी बताएंगे आपको। और इस डेमो में आपको बताया जाएगा हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट न्यूमेरिकल क्लासेस ऑल्सो। ठीक है, चलिए। माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? इज माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? कोई मुझे कहेगा कि आपकी स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? अच्छा, इसका आंसर कोई मुझे बताएगा? एग्जाम में क्या आप सबसे आगे निकलना चाहते हैं? यस और नो? How many students are wants that high score in the next upcoming W examination? Because everyone knows that if you want to become fast promotion, then you have to score high. और यस, अगर ये करना चाहते हैं तो थोड़ी वेट करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। इसके लिए प्लीज शेयर फुल स्क्रीन। अजय जी, मैंने शेयर तो फुल ही किया है। आप अपना क्या कीजिए, आपके राइट हैंड साइड पर एक स्क्वायर का बना हुआ होगा, उसको टिक कर लीजिए या तो उसको क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको पूरा स्क्रीन दिखाई देगा। है ना? वो कंट्रोल आपके हाथ में है। तो अजय जी उसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा दिखेगा। वाइज यस, जो अनफील्ड है वो भी कवर होगी और नई जो होगी वो भी उसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, एग्जाम में सबसे आगे निकलना है तो इसके लिए वेट करनी पड़ेगी। लेकिन आज के जिसके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहले वो टॉपिक से स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने काफी सारे लोगों को कल पूछा था, जो एस्पिरेंट्स आज फर्स्ट टाइम है उसको मैं पूछना चाह रहा हूँ, व्हाई टू चूज डबल ए, व्हाई यू वांट टू बिकम डबल ए। मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि आप डबल ए क्यों बनना चाह रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। व्हाई डू यू वांट टू बिकम डबल ए? आपको डबल ए क्यों बनना है, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर? और कल मैंने बोला था जो कैंडिडेट्स यहाँ पर है, मुझे काफी सारे को नाम याद है यहाँ पर, उन लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है। So many candidates who have attended yesterday lecture, but they had not sent me the screenshot why they wants to become double A. Only one student reply me that safe service and good salary. बाकी सबका रीजन क्लियर नहीं है, आपको क्यों डबल ए बनना है? अच्छा, यहाँ पर दूसरा मुझे रिप्लाई मिल रहा है, पीसफुल सुपरवाइजर एंड व्हाट अबाउट अदर्स? गेजेटेड, गेजेटेड ऑफिसर, ग्रुप बी ऑफिसर, पोजीशन एज गेजेटेड, देन। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका मोटिव क्लियर नहीं है तो आप अपना गोल कैसे अचीव कर पाएंगे? इट्स माय पैशन, गोपाल जी बता रहे हैं यहाँ पर, इट्स माय पैशन टू बिकम एन ऑफिसर। आई अटेंडेड टाइम्स मतलब टू मेक माय फैमिली प्राउड। यस 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 यस। देखिए, जब आपका बच्चा या लड़का या लड़की, जब उसको पता चलेगा मेरी मदर या मेरा फादर जो है ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर है, हाउ फील यू प्राउड? आपको प्राउड फील होगा, आपके बच्चे को प्राउड फील होगा। देखिए, मनी मैटर तो यहाँ पर करता ही है, यहाँ पर आपका वर्क प्रोफाइल इफेक्ट करता है, यहाँ पर आपकी पोजीशन इफेक्ट करती है, और यहाँ पर सेल्फ सेटिस्फैक्शन इफेक्ट करता है। ये सभी चीज को मिला के अगर हम एक कोई नाम देते तो यहाँ पर है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। So two times, sir, but friend want this kind of success. Definitely, you are the right place, Raghavendra ji. You are at the right place. We will together achieve your goal. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सैलरी का कंपैरिजन यहाँ पर बताया हुआ है, एक्स और वाई सिटी को कंसिडर कर लीजिए और देखिए अभी आपकी सैलरी क्या है और डब्ल्यू के बाद क्या रहेगी। Count the difference and write down the difference in your page. Have you pen or page? How many students have page in your hand? Pen or page? How many students are sitting with the pen and paper? How many students are here? Pen and paper. Only one student, Mr. Santosh ji, with the pen and paper. What about others?
They are just enjoying the lecture. They are in the multiplex of the Vyasa Foundation and watching the movie. I think so, so many candidates, but not more than enough. When you are in the lecture, when you are attending the demo lecture for your career, you should have pen and paper. The things that will require to remember, you have to write down. You have to note it down. So, my dear friends, this is the basic fundamental to attend any lecture. You should have pen and paper. If you do not have, and if you did not take it, please take it first of all, and after that, I will provide you the one homework for today's session, and you have to complete it by this weekend, and we will definitely meet in on this Monday. And I first ask you about my homework. Are you ready for that? यहाँ पर अगर कोई होमवर्क नहीं करना चाह रहा है तो मुझे पहले ही बता दे। मैं आज शाम को, आज के लेक्चर खत्म होने के बाद मैं एक होमवर्क देने वाला हूँ। अगर आपको नहीं करना है तो मुझे आज ही कमेंट बॉक्स में बता दिए। ओनली 4 स्टूडेंट्स आर रेडी टू कंप्लीट देयर होमवर्क। आर यू रेडी टू कंप्लीट द होमवर्क? चलिए, तो अभी मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा। सिर्फ मुझे सुनते आप थोड़ा बोर हो गए होंगे, ठीक है? और मैं आप सभी लोगों को जगह देता हूँ और सर को मैं इनवाइट करता हूँ कि सर, ये तो मैंने मोटिव क्लियर कर लिया आप सभी का। सर के साथ आज हम एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और सर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। सर इज गोइंग टू कंडक्ट अ सेशन ऑन न्यूमेरिकल पार्ट, and he will explain you the basic fundamentals and the basic idea how he will work and how will he will teach you. ठीक है? तो I will hand over my mic to this sir also, and please help me to welcome this sir. Uh, so please hand over your mic, and मिलते हैं जल्द ही। होमवर्क के लिए रेडी रहना, और वो एक जिसको आगे बढ़ना है उनके लिए भी रेडी रहना है। मैंने कुछ बताया हुआ है, तो लेक्चर के लास्ट में हम इसको कवर करेंगे। सर प्लीज हेलो। Good evening to everyone. How are you doing? Sorry, how are you all? I think all are fine. So we are now going to start a one numeric which is simple. आप लोगों ने काफी सारे लोगों ने एक सुना होगा ऑफिशिएटिंग। ओके, सो आज हम आपको ऑफिशिएटिंग पे के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल दिखाएंगे। अगर आपने एक मेमो निकला था, ठीक है, ये मेमोज जो होते हैं ना, वो अकाउंट लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो मेमोज को आपने ठीक से नहीं पढ़ा, उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप जब अकाउंट ऑफिसर बनेंगे ना, तो वो बहुत सारी मिस्टेक क्रिएट कर सकता है इन द फ्यूचर, बिकॉज इट्स ऑल रिलेटेड टू द सैलरी। बिकॉज, और आप सब जानते ही है कि इन डिपार्टमेंट देयर इज अ accounting for each and every person. If you have given a high number, so there is a chance to get a recovery. Okay, so आपको basic thing is that कि you have to understand clearly the memos issued by the authorities. So आज हम एक देखेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल है ऑफिशिएटिंग पे के बारे में। सो वो हम देखेंगे। सो ऑफिशिएटिंग पे इज रिस्ट्रिक्टेड एज पर द फंडामेंटल राइट्स 30। सो बेसिकली कितना किसको ऑफिशिएटिंग पे देना है उसके बारे में फंडामेंटल राइट में दिया गया है। सो उसका एक लिमिट फिक्स किया गया है in the pay fixation. Before pay fixation there was another things, but after the seventh pay commission it was, there is so many confusion and so many things are that, so director has cleared some instruction, so which was issued by the directed on the 28th Feb 2019. सो वो इंस्ट्रक्शन अगर आप उसको ऐसे ही पढ़ेंगे और मैं आपको उसको समझाऊं, अगर आप उसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन।
अगर आप उसको ऐसे पढ़ेंगे, किसी को पढ़ना है तो वो मेमो मैं आपको ग्रुप में डालूंगा, वो मेमो आप पढ़ना एक बार। आपको, जो लोग अकाउंट ब्रांच से रिलेटेड नहीं है उनको बहुत ही दिक्कत होगी, लेकिन जो लोग अकाउंट ब्रांच से रिलेटेड है वो उसको आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन हम सबको टारगेट कर रहे हैं कि जो अकाउंट से रिलेटेड है और जो अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, तो हमें दोनों को ध्यान में रखते हुए हम आगे जाएंगे। ओके, सो there is a with effect from the 2016 there is a seventh pay commission, so who are being officiating मीन्स कि जो लोग विदाउट रिक्रूटमेंट रोल ऑफिशिएट कर रहे हैं, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ज्यादा पैसा अमाउंट देना पड़ेगा ना। सो उसका भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है। सो उसके लिए एक मेमो निकला है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि उसको हम देंगे 12.5% ऑफ हिज करंट बेसिक पे, एंड उसका जो सीलिंग लिमिट है, द सीलिंग लिमिट इज 6,700 रुपीज। सो ये दोनों में से जो मिनिमम है वो हमें उसको देना है। ठीक है, वही ये मेमो में लिख रखा है। पहले कुछ अलग कंडीशन थी, लेकिन हम करंट कंडीशन में ये है। सो मान लीजिए कि कोई पीए है, पोस्टल असिस्टेंट है, और वो पोस्टल असिस्टेंट एज ए इंस्पेक्टर में ऑफिशिएट कर रहा है। सो हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हायर। ठीक है, ही इज बीइंग सम job, okay, which is the higher category। ठीक है, with this job he has some responsibilities, higher responsibilities भी इसको मिलेंगे ना। तो अगर हम उसको higher responsibilities दे रहे हैं, so he is also required to get a higher pay। so हम कितना उसको अमाउंट देंगे, so उसके बारे में है। so there is a we have here a first example। one PA is drawing a pay of 37,000 rupees in the pay level 5, and he has been given a officiating in the level 7। so we can say that कि उसको हम इंस्पेक्टर में ऑफिशिएट करवा, तो उसको हम कितना अमाउंट देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कुछ अकाउंट लेवल का कुछ करने बैठते हैं, तो यू मस्ट हैव टू टेक अप फर्स्ट कैलकुलेटर, and the second thing is pay matrix, because after the implementation of the 7th pay commission we have to choose the basic from the पे मैट्रिक। ओके, तो मैं पे मैट्रिक साथ में लेके बैठना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लगा रखा है, आपको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका करंट बेसिक पे कौन सा है। सो फर्स्ट इज 37,000 रुपीज। सो अगर हम किसी को ऑफिशिएट करवाते हैं, सो उसको कौन सा पे देना पड़ेगा, तो भाई हम उसको देंगे कि उसको जो उसका जिस पे में वो ऑफिशिएटिंग जाएगा उसका हम मिनिमम देंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द मिनिमम। सो मिनिमम इज 44,900 रुपीज। ओके, सो क्या हम उसको 44,900 रुपीज देंगे। नो, वाई, बिकॉज देर इज a condition is that as per the OM कि हमें उसको देना है या तो फिर 12.5% या हमें उसको देना है 6,700 रुपीज। ओके, सो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। अगर हम किसी को भी प्रमोशन देते हैं, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द प्रमोशन। द फर्स्ट कंडीशन फॉर द प्रमोशन इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिव हिम वन स्टेप डाउन, मींस वन इंक्रीमेंट देंगे उसको, एक स्टेप उसी लाइन में नीचे ले जाएंगे, यानी कि 37,000 पे अभी है, आपको यहाँ पे रेड स्क्वायर मार्क्स लिख रहा है, तो उसको हम नीचे ले जाएंगे वन स्टेप। सो हो जाएगा 38,000, और उसके बाद उसको ले जाएंगे नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट लेवल में ले जाएंगे। सो उसका जो कोरस्पॉन्डिंग बेसिक पे होगा उसको हम वहां पे फिक्स करेंगे। ठीक है, सो हम उसको अगर फिक्स कर देंगे तो उसका हो जाएगा 38,100 रुपीज। बट हमें उसको प्रमोशन देना है 7th लेवल में। ठीक है, तो लेवल 7th में उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी पे नहीं है, बेसिक नहीं है, तो वो कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगी। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन वी विल वर्क आउट फॉर द सेकंड कंडीशन। सो व्हाट इज द सेकंड कंडीशन। द सेकंड कंडीशन इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव हिम अ 12.5% इंक्रीमेंट। सो कैलकुलेट व्हाट इज द 12.5% फॉर हिज करंट बेसिक। सो कैलकुलेट, चलिए बताइए, व्हाट इज द 12.5% ऑफ 37,000। एनीवन।
No one. Very nice. So the answer is 4,625 rupees. I have already mentioned that. So if we plus, so 37,000 rupees plus 4,625 rupees. So what is the total for both? So it's 41,625 rupees. Okay. So whether such basic is available in the level 7? No. Is there? No, it's not that in the level 7 because the minimum basic for the level 7 is 44,900 rupees. So if we give him a 12.5% of the hike in the current basic, so the amount will be 41,625 rupees. So there is a not a basic for 41,625 rupees. So what we will do? We will give him in the same line with the matched basic. सो उसका 41,625 का हम नेक्स्ट देखेंगे तो वो हो जाएगा 625 है. सो हमें 25 तो हम उसको माइनस तो कर नहीं सकते हैं, तो हमें 41,600 तो हम देंगे नहीं. तो कौन सा देंगे? हम उसको आगे का देंगे, नेक्स्ट देंगे. सो वी विल गिव हिम 42,800 rupees. So, if a level 5 postal assistant given officiating for the inspector of post, he will be given 42,800 rupees. Clear? So, ऐसे हमें उसको कैलकुलेट करना है. कौन सी कैलकुलेशन को हमें during the calculation what we need to taken in the mind. So, first things 12.5%, and the second thing is 6,700 rupees maximum to. Okay, so when we are going to fix officiating, officiating means कि जब पोस्टल असिस्टेंट कोई होता है और वो पोस्टल असिस्टेंट को विदाउट रिक्रूटमेंट रूल यानी कि बिना उसको एग्जाम पास किए बिना उसको हम इंस्पेक्टर बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑफिशिएटिंग, क्योंकि वो है पोस्टल असिस्टेंट लेकिन काम कौन सा कर रहा है? इंस्पेक्टर का. सो इट्स कॉल्ड द ऑफिशिएटिंग. देयर इज अ डिफरेंस इन द एड हॉक एंड ऑफिशिएटिंग. वो दोनों के बीच में डिफरेंस है. ठीक है, व्हाट इज द एड हॉक? एड हॉक मींस कि ही इज एलिजिबल टू गेट द प्रमोशन बट वी आर नॉट गिविंग हिम अ प्रमोशन. इट्स कॉल्ड द एड हॉक. मींस कि अगर कोई इंस्पेक्टर है और वो एएसपी बनने ही वाला है ड्यूरिंग द प्रमोशन, यानी कि उसको 5 साल के बाद एएसपी मिलने ही वाला है, लेकिन 5 साल हो गया है और फिर भी उसको हम एएसपी नहीं बना रहे हैं, ठीक है, उसका डीपीसी नहीं हो रहा है, तो उसको हम ऑफिस एडहॉक दे सकते हैं, यानी कि वो एडहॉक कर सकता है. जो एडहॉक अरेंजमेंट होता है वो मिनिमम 11 मंथ्स के लिए ही लगते हैं. ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडहॉक एंड ऑफिशिएटिंग. ऑफिशिएटिंग में क्या होता है कि वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है फिर भी हम उसको वो पोस्ट पे बिठा रहे हैं. एंड एडहॉक के लिए क्या होता है कि वो पोस्ट के लिए वो एलिजिबल फ्यूचर में होने ही वाला है और उसको हम एडवांस में दे रहे हैं. इट्स कॉल्ड एडहॉक. क्लियर? सो दिस इज द एग्जांपल which can easily clear that कि हम उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं. So there is a need to understand that only two condition. First one is 12.5% and second one is 6,000 and 6,700 rupees. Clear? किसी को भी दे सकते हैं इन द सेंस कि डैट की ओनली. यस, ऑफिशिएट मींस कि विदाउट रिक्रूटमेंट रूल को ऑबे किए बिना हम किसी को भी ऑफिशिएट करवा सकते हैं. ओके, इट्स कॉल्ड द ऑफिशिएट. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द इलस्ट्रेशन. देखिए, इसमें यहाँ पे हमने देखा कि हम उसको ऐसे ऐसे करके फिक्स करेंगे. ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि जहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं. Like in our second example, then there is one officer drawing a pay of 78,500 rupees in level 11 and his appointment to officiate in the level 12. उसको हम level 12 में officiate करवाएंगे. Carrying the duties of the higher importance, his officiating pay उसको हम कैसे फिक्स करेंगे?
सो इन द करंट लेवल 11 उसका करंट बेसिक कौन सा है, 78,500 रुपीज। अगर उसको हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट देंगे तो वो हो जाएगा 80,900 रुपीज। सो अगर हम किसी को भी प्रमोशन देते हैं, सो आपने एमएससीपी सबने लिया होगा। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द एमएससीपी? So the first condition for the MSCP is that कि first one we will give him a down to the next line, मीन्स उसको हम उसी लाइन में उसको नीचे ले जाएंगे एक स्टेप, उसके बाद उसके नेक्स्ट लेवल में हम उसको प्रमोट कर देंगे, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो भी होगा उसमें हम उसको प्रमोट कर देंगे। सो ये बेसिक प्रमोशन का फंडा होता है। सो हमें सबसे पहले वो फंडे को ऑब्जर्व करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सो फर्स्ट वन, उसको हम एक इंक्रीमेंट देंगे तो वो 80,900 हो जाएगा। 80,900 जो हमारा नेक्स्ट जिसमें हमें उसको प्रमोशन देना है, ऑफिशिएट करवाना है, वहां पे अवेलेबल है। देखिए तो अवेलेबल है वहां पे 80,900 रुपीज नहीं है। सो हम क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट यानी कि उसका नियर बाय जो भी बेसिक होता है वहां पे हम उसको फिक्स करेंगे। ओके। सो 81,000 रुपीज, सॉरी 81,000 रुपीज एंड 200 रुपीज पे हम उसको फिक्स कर सकते हैं। सो क्या यहाँ पे ये 12.5% वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, हम when we are going to fix basic पे, there is a structure that कि it is not clearly that कि हम उसको 12.5% मिनिमम देना ही देना है। नो, देर इज अ थ्री कंडीशन। फर्स्ट वन, उसको हम एक स्टेप डाउन करके नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे। सो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो जा रही है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेड पे जो है वो अवेलेबल है। तो ये कंडीशन में अगर कोई ऑफिशिएट करता है तो उसको सिर्फ 2,700 रुपीज का ही बेनिफिट होगा। सो उसका जो नेक्स्ट बेसिक होगा यानी कि ऑफिशिएटिंग बेसिक होगा वो 81,200 रुपीज होगा। ओके। देन थर्ड एग्जांपल हम फटाफट से देख लेते हैं। सो अगर कोई इसमें दे, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कंडीशन ब्रीच हो रही है। कौन सी कंडीशन ब्रीच हो रही है? So the condition is that we have two condition. First one is that to 12.5%. Second one is that for the 6,700 rupees. But there is only way is that in the level 13 that ki in if a person, if a officer currently working in the level 13 and has been given an officiate for the level 14. So in that case, there is a no condition mentioned in level in the officiating pay. So यहाँ पे condition which will be breach. So if we give him a promotion, okay, so 1,75,000 रुपीज एंड 500 रुपीज, अगर उसको हम नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे तो 1,80,000 एंड 800 रुपीज, 800 रुपीज। ओके। सो अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो ऑलरेडी ज्यादा हो रहा है और उसके बाद हम उसको नेक्स्ट में ले जाएंगे। ठीक है। सो अगर उसको हम नेक्स्ट में भी ले जा रहे हैं, सो आफ्टर फिक्सेशन द अमाउंट बिटवीन द गैप बिटवीन द टू, यानी कि देखिए यहाँ पे 1,75,000 रुपीज का लेवल 14 में नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, 1,77,000 रुपीज एंड 400 रुपीज आएगा। ओके। सो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस जो होगा वो आप 170, अगर उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि 175 एंड 500 रुपीज प्लस 6,700, सो 182,200 हो जाएगा। ठीक है। सो 182 एंड 200 रुपीज जो है उसको हम नेक्स्ट ले जाएंगे, सो हो जाएगा 182 एंड 700 रुपीज। सो वो जो कंडीशन हो रही है यहाँ पे, वो कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही, यानी कि उसको इक्विवेलेंट पे में ले जाने के लिए हमें उसको ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। सो द डिफरेंस इज मोर देन 72,000 रुपीज। सो यहाँ पे, ओके, डोंट वरी, दिस इज द डेमो लेक्चर एंड वी हैव टू कवर एंड वी हैव टू थिंक दैट कि हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं। ओके। ड्यूरिंग द लाइव सेशन वी विल गो वेरी स्लो, सो डोंट वरी, हम आपको ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे कि आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे, आपको बहुत सारा एग्जाम्पल भी देंगे। सो आपको कैसे करना है। ठीक है। सो डोंट वरी, आप सिर्फ समझिए कि हम समझाते कैसे हैं। ओके। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द pay fixation on the officiating. So just like that, we will understand all these things in detail in the live classes. So next, I'm over to Vyasa sir. He will further explain about the our study.
थैंक यू सो मच सर। एंड don't worry, it's just because of we have to cover so many topics in single lecture. So sir is going slight fast about that. But now आई जस्ट वांट दैट कि सर जब नेक्स्ट सेशन में आएंगे तब उनके साथ पेन लेके भी आएंगे, हर एक चीज को आपको यहाँ पर समझाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, इट जस्ट एन ओवरव्यू, इट्स नॉट अ फाइनल। इसके पहले तो सर आपको बताएंगे फिक्सेशन क्या होता है, ऑफिशिएटिंग क्या होता है, यहाँ पर पे लेवल कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको डेमो दिया गया है। पहले तो यहाँ पर आपको पूरा टेबल पता होना चाहिए, पे मैट्रिक्स जो होता है पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक चीज को आपका होमवर्क रेडी है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक चीज को बिल्कुल स्लो डाउन लेवल से और बिल्कुल माइनर लेवल से लिया जाएगा। किसी लोगों ने तो पे मैट्रिक्स देखा ही नहीं होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर अवेलेबल इन द क्लास हु नेवर सी द पे मैट्रिक्स? यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने पे मैट्रिक्स कभी देखा ही नहीं है? कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिसने कभी पे मैट्रिक्स ही नहीं देखा है। ऐसा है कोई? हाँ है ना, मैंने देख मुझे पता है कि जब मैंने पहली बार देखा था तब मैं भी ऐसा ही था कि मैंने पे मैट्रिक्स कभी देखा ही नहीं था, है ना। तो सबसे पहले तो सर पे मैट्रिक्स बताएंगे आपको, ये जस्ट इट्स अ डेमो। सो समवन टोल्ड मी दैट सर प्लीज 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 इल्यूस्ट्रेशन बताइए थोड़ा बहुत। तो ये सर ने एक जस्ट ओवरव्यू, ही इज ट्राइंग टू सी द ओवरव्यू एंड विदाउट पेन। So it's difficult to all of you and difficult to sir also. So don't worry about that. Don't be hesitate. Each and everything is very much simple. चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग क्यों ना करते हो, है ना। आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो या तो आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और रही चीज डब्ल्यू की वैकेंसी की, डब्ल्यू की नोटिफिकेशन की, ये वाली जो चीज है ना, ये जो मैं आज बताने वाला हूँ आप सभी को, ये सुनाने वाला हूँ कुछ, उसमें ये सभी वैकेंसी, नोटिफिकेशन, ये सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। Each and every questions regarding notification, regarding vacancies, regarding preparation, regarding your laziness also, and also your dedication. So दिल थाम के बैठिए माय डियर फ्रेंड्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाय अस, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारी दूसरी फैकल्टी को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अवर सेकंड फैकल्टी हु विल टेक द टॉपिक ऑफ यूएसएफओ, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ठीक है। तो हर एक चीज को यहाँ पर आपको बताया जाएगा। देखिए पीए टू डब्ल्यू की एलिजिबिलिटी और उसके लिए हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर आप यूएसओएफ का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझ लीजिए। मैम आपको आज सिर्फ ओवरव्यू देंगे। यहाँ पर मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, आई अगेन रिएटरेट माई सेल्फ दैट मैम गिव जस्ट एन ओवर सिंपल ओवरव्यू कि हाँ, मैंने कल आपको मटेरियल भी बताया था कि हमने और मैम ने कैसे इस यूएसओएफ को डिजाइन किया हुआ है। अगर यूएसओएफ की वेबसाइट पे भी आप जाएंगे ना तो ये चीज आपको नहीं मिलेगी। ये जो चीज व्यासा फाउंडेशन में आपको मैम ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। शी इज वर्किंग ऑन दिस पार्ट सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स एंड आफ्टर दैट दिस मटेरियल इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने ये मटेरियल जो आया हुआ है, ये मटेरियल तब आया है जब मैम ने बहुत ही काम किया। यहाँ पर देखिए ये एक सिंपल सा मटेरियल मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। होप सो माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग ये जो है वो देख पा रहे हैं या नहीं? ये देखिए यहाँ पर, और ईच एंड एवरीथिंग हर एक चीज को उन्होंने माइनरली सेपरेट किया हुआ है ताकि आप सभी चीज को अच्छे से देख पाए, ठीक है। मैंने कल भी चलिए एक और मैं टेबल भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कल भी मैंने ये टेबल बताया था, लेकिन फिर से एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मैम ने कैसे बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को रेडी किया हुआ है। कल मैंने बताया था, एक मैं यहाँ पर मैम तो आपको समझाएंगे ही, मैम आपको बताएंगे हर एक चीज, लेकिन फिर मैं एक स्पेशलिटी यहाँ पर, हाँ ये देखिए, इस टेबल को देखिए।
यहाँ पर LW, आप सभी को अभी पता नहीं होगा व्हाट इज LW। मैम आपको हर एक चीज को टर्मिनोलॉजी और हर एक चीज को आपको बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन ये जो टेबल फॉर्म है, इट्स अ स्पेशलिटी ऑफ व्यासा फाउंडेशन एंड वी हैव कॉपीराइट्स फॉर दैट। वी हैव कॉपीराइट्स फॉर आवर ओन मटेरियल, नो वन कैन कॉपी आवर मटेरियल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को भी मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि आप सभी अपने खुद के लिए यूज कीजिए, क्योंकि ये चीज आपको एक रूफ के अंदर एक जगह पर नहीं मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। ये देखिए, उन्होंने कॉलम भी इतनी अच्छी तरीके से बनाए कि ये चार स्कीम, जो फोर जो स्कीम है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप मेमोराइज कर पाए। और मैम आपको इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को, ताकि आपके माइंड में ड्यूरिंग द क्लास ही बैठ जाएगा, फिर आपको सिर्फ रिवीजन करना रहेगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बाकी चीज मैम बताएंगे आपको, और वो ही आपको पूरा सिखाने वाले हैं। तो लेट मी हेल्प टू इंट्रोड्यूस मैम, who is also working, who is recently working on these subject and he has expertise in this subject. So please help me to welcome the ma'am. Please welcome, and I hand over the mic to ma'am. Please take over the mic. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Hello, everyone. How are you all? Are you enjoying or not? First, tell me. Or are you bored? In our sessions, you will definitely going to enjoy. We will start our session with motivating video. Anyone who are our old students who have joined today also can also tell our experience that our sessions will going to be very motivating and interesting. Um, For how are you? I want to just know that how many of you are going to give this exam for the first time? Okay, Hari ji is going to give the exam for the first time. Okay, okay, second time. Sarita ji is going to give the second time. Okay, okay, okay. I just want to tell for the students who are going to give the exam for the first time, the terminology USOF is very um, difficult to understand. But I am telling that USOF is very interesting. But for the students who are from the postal side, they are considering this topic as very difficult. And if you see the USOF website, then USOF website is full of agreements. And as you know, the agreement is consisting of the legal terminology and it is very difficult to understand. So we have prepared our material in such a way that if you listen to our lectures and just go through our material, there is no need that you have to see any other thing. And after that, you will definitely say that US web is very interesting and very. It is also very. It is the topic. Then you can from that you can also easily get the marks. In this USOF, that is Universal Service Obligation Fund, you just have to understand the concept, nothing else. Okay. Now, I want to know that how do you know why India is still progressing country? Why it is still developing country? We have so many rich public who are residing in our country. We have the Tata, we have the Reliance, Dhirubhai Ambani, but why India is not growing? Can you tell me? Anyone, please? Our all sessions should be interacting. Villages, Swetarani villages. It is not villages, but what the main population? Yes, rural areas. Yes, but the main reason is that the resources are not equally distributed. The rich people are going more and more richer, and poor are still poor because the resources are not equally distributed. Okay, we are in the verge of becoming the developed nation. That's true, Karthik ji. But I am saying that the resources are not equally distributed. If you see in a rural area, many of the villages you also have faced the problem that still telephone towers are not there.
You might have faced the problem where you have faced the problem that telephone towers are not available in the remote areas. Only BSNL is available in the rural and remote areas. So our main concept USOF, that is Universal Service Obligation Fund. Why these schemes have been developed? In order to provide the basic facilities. Now, can you imagine, Kapil ji, I know you have to speak with the teachers on mic, which is not allowed here today to interact. That's true, but what happens? We have more than 100 students. Okay, so if uh, someone start talking, then it will be very disturbing. Okay, and what happens? Someone's mic uh, goes on, so it will be disturbing to others. In a live sessions, we will also give the opportunity to speak. So don't worry. Okay. Now, what I was telling that now, can you imagine your life without telephone and internet digital facilities? Because internet and these telecom facilities are part of our life. This is the basic facilities like the education, health, water, food, transportation. And what happens, why this scheme was introduced? Because in rural and remote areas, the private players were not interested to build the towers in a rural and remote areas, because in order to build the towers, huge capital expenditure is required. And private players, because of low margin, were not interested to provide these facilities. And government has the obligation to provide these basic facilities to all parts of people. That's why this concept of USOF, that is Universal Service Obligation Fund, was introduced in order to provide the basic telecom facilities to rural and remote areas. Okay, so this USOF means Universal Service Obligation Fund. Now, if, you are also thinking that if government is spending huge amount, then from which sources they are getting this fund. So यूएसओएफ फंड में पैसे कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट इन सारे स्कीम को स्पॉन्सर करते हैं. गवर्नमेंट रूरल और रिमोट एरियाज में जो भी एरियाज है उसको आइडेंटिफाई करके वहां पे एग्रीमेंट करते हैं प्राइवेट प्लेयर से या फिर पब्लिक प्लेयर से. तो ये पैसे जो यूएसओएफ फंड में आते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो जो भी टेलीकॉम कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल रिलायंस और वोडाफोन, उनका जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है, उनमें से 5% जो होता है वो यूएसओएफ फंड में जाता है. ओके, वॉट एवर द एडजस्टेड रेवेन्यू एजीआर, दैट इज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज, फ्रॉम दैट 5% is going to the USOF fund, and from that all these schemes are being sponsored by the government. Okay, so means the vision is कि from the rich public, जो rich पब्लिक के पास जो रिसोर्सेस है वो पुअर पब्लिक के पास वो डाइवर्ट होने का मेन उनका मकसद वो ही है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्रोवाइड द रूरल पॉपुलेशन टेलीकॉम एंड डिजिटल सर्विसेज. सो उनका जो 5% होता है वो यूएसओएफ फंड में जाता है. ओके, so we have already discussed that the main motive of the USOF, that is Universal Service Obligation Fund, is to provide the widespread and non-discrimination access to quality ICT service, that is information and communication technology service at the affordable price. अभी रूरल में प्राइवेट प्लेयर्स चलो ऐसा सोचते हैं कि वो टावर बना भी लेगा पर वो अफोर्डेबल प्राइस में देगा तो जो रूरल पॉपुलेशन अफोर्ड कर पाए. That is the main thing. That's why this concept was introduced. जो रिमोट एरियाज है कि जहाँ पे पॉपुलेशन स्कैटर्ड है, इतनी सारी पॉपुलेशन नहीं है, तो उसके लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है. जो भी एरिया अभी तक अनकनेक्टेड है उसके लिए ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है. ओके, फॉर होम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यूएसओएफ वाज इंट्रोड्यूस्ड in order to target the scattered population, population who are residing in the remote areas, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जिसकी इनकम कम है, लो इनकम इनहेबिटेंट्स.
डिफिकल्ट टेरेन, जियोग्राफिकल एरिया, किसी का आइलैंड है, किसी का माउंटेन है, वहां पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो ह्यूज होता है, और वहां पे प्राइवेट कंपनीज आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैव टू इंटरवीन एंड गवर्नमेंट हैव टू स्टार्ट दिस स्कीम. ओके, सो ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस concept, and whatever the question will be asked in the exam, if you listen this, you can easily write in the exam. Okay, so we have prepared a material in such a way that if you just listen my class and if you read this material, okay, then it is very easy. This topic um, the marks, it's the total marks you can are for 20 marks, so it will be asked for 20 marks. Okay, and it is very easy. It will be asked in paper 4. Paper 4 is of telecom, and so all the persons who are from the postal background, paper 4 is considered to be difficult. Okay, but for you, if you study with the Vyasa, paper 4 is going to be very easy for you, and we have prepared our material in such a way that it will be easy. सो रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, मैंने अभी वो किया क्योंकि मार्केट गैप है, प्राइवेट प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, एक्सेस गैप है, अवेलेबल ही नहीं है सर्विस, एक्सेसिबल नहीं है और अफोर्डेबल नहीं है. ओके, सो दिस आई हैव प्रिपेयर्ड द मटेरियल इन सच अ वे दैट इफ एनी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड यू कैन राइट. इफ अभी क्या है कि मैंने वो भी बताया आपको कि गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है कि ये एवरी सिटीजन को ये सर्विस प्रोवाइड करवानी है. ओके, इफ इसकी हिस्ट्री हमको देखे, यूएसओएफ वर्ड का मतलब क्या है था कि यूनिवर्सल टेलीकॉम सर्विस जो होती है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, मीन सबको सबके पास होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंट होनी चाहिए, इंटर कम्युनिकेटिंग होनी चाहिए और अफोर्डेबल होनी चाहिए. दैट्स व्हाई दिस service was introduced, and special act was amended in 2002 and it was amended in 2003. और यूएसओएफ का जो मेन पर्सन होता है उसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, और वो उसका ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में. ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू, वी विल स्टडी इन डीप. ओके, अभी एडवांटेज क्या होगा यूएसओएफ का, तो एडवांटेज ये होगा कि जो भी रूरल और रिमोट एरियाज है, अभी आप शार्क टैंक देखते हो कि नहीं देखते हो, उसमें रूरल और रिमोट एरियाज के कितने सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो आते हैं. वो कैसे आते हैं, उनके पास डिजिटल सर्विस से वो लोग नॉलेज लेते हैं, वो लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं. नो बडी इज रिस्पॉन्डिंग, नो बडी इज इंटरेस्टेड, आई थिंक. प्लीज, नहीं देखते हैं हरी जी. It is very interesting, and if you see that it is very interesting, you can understand that the entrepreneurs are coming from each corner of the rural areas. Okay, can we share this PDF in the group? No, this will not be shared. If you join our class, then it will be shared after our lectures are. No, ma'am, it is very interesting. Thank you, Pooja ji. अभी क्या होता है कि अभी हम ऐसे बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हम ही बोले जा रहे हैं. आर यू लिसनिंग और नॉट, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज वी डोंट हैव एनी योर वीडियो फेसेस. ओके, सो यू हैव टू, इफ यू इफ वी सी योर मैसेज देन वी कैन अंडरस्टैंड. ओके, तो इसका क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा यूएसओएफ का. इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो भी रूरल और रिमोट एरियाज होंगे उसमें एम्प्लॉयमेंट जो होगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, बीपीओ और केपीओ इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, तो क्या होगा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो होगा, जो इनइक्वालिटी है वो दूर हो जाएगी, और जो अर्बन मिटिगेशन होते हैं, जो रूरल से अर्बन माइग्रेशन होता है वो कम हो जाएगा. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पार्टनर्स, अभी ये जो यूएसओएफ स्कीम होती है उसका जो एग्रीमेंट होता है वो अलग अलग लोकेशंस के लिए होता है. फॉर एग्जांपल, कोई पर्टिकुलर आइलैंड के लिए होता है, कोई सबमरीन एरियाज के लिए होता है, कोई पर्टिकुलर माउंटेन एरियाज के लिए होता है. तो अलग अलग उसके एग्रीमेंट्स होते हैं और उसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं.
These partners can be of private players or it can be of government companies. Okay. So USOFK हमको we are going to study 24 agreements. Okay. And one of them is a BharatNet. Okay. Uh, we have prepared, earlier sir have also shown you that we have prepared a material in such a way that uh, after our material is completed, after the schemes are completed, we have prepared in a tabular format. Okay. So in all the schemes, there will be such type of information. This it includes the penalty, it includes the financial terminology like the liquidated damage, capex subsidy. Okay, we will teach you everything in a detailed format. But when you study all this scheme in together, then all will be mixed up. So in order to differentiate that, after completing of four schemes, we have prepared in a tabular format. At the time of exam, you are supposed to study only this much part. Okay, there is no need to study the material. And if you have seen the materials of other classes, they have just given the material of these 24 agreements in just 25 pages. They don't have given this material in a detailed format. We have prepared in a detailed format. It will be easy for you. Okay. So all this material we have prepared after uh, a proper detailed analysis of the and how it will be easy for you. Okay. So I have just given you a detailed, precise overview. And ma'am, you have covered all telecom portion aspects. Yes. Okay. So I will going to cover this USOF part, and others, sir, will be continuing with the this license agreements and the spectrum part. Okay. So uh, we have a huge team of different faculties. Okay, so you will also get an benefits to have a knowledge with the different faculties. Some of the faculties are doing the work that they are teaching you, so they have they have the expertise knowledge in that. Okay, so this is all from my side. Okay, and if you have any query, please ask me. Okay, no query, no one is interested. Pooja ji, thank you so much. I think session should be very much it should be very interactive. If you, what about the class timing? It will be around 8:30. Okay, Sayed ji, no query. Nice one, thank you. Okay, now, ma'am, can you tell me the cutoff date to apply these exams? Actually, Vijaya Lakshmi ji, till now no notification has been declared. Okay, so it is about, I think it will be introduced in, I think, July. Okay, so we have enough time to study. Otherwise, what happens when the notification will be out? There will be only 2 months. So in 2 months, it is very difficult to cover all this syllabus. So we have started in well in advance, so we can cover all the topics uh, in very detailed format. And when the examination will be declared, our most of the syllabus will be completed. Sir, if exam will be conducted in the end of the year, classes will be conducted. We can Kapil ji, we will continue this class till the completion of the course, and then after we will revise you. Okay, so don't worry. Now I just want to welcome Vyasa sir, and I hand over the mic to him. Thank you. So thank you, ma'am, and hope so you are enjoying this session. And again, I will answer each and every questions. So many students ask about the timing. I again reiterate that the regular batch timing is 8:30 p.m. to 10:30 p.m. ऑलमोस्ट 2 आवर्स का सेशन रहेगा हर एवरीडे शाम को 8:30 से लेके 10:30 तक का रहेगा.
ठीक है। और पहले मंथ में हम वीकेंड में क्लास नहीं करेंगे। अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि वीकडेज में एक क्लास मिस होता है तो वो हम कवर अप करेंगे वीकेंड। लेकिन आफ्टर अ फर्स्ट मंथ, यस, आफ्टर अ फर्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू टेक दिस सेशन इन वीकेंड ऑल्सो। क्योंकि पहले मंथ में हम पूरा आपको आपके ऊपर मटेरियल के साथ और सेशंस के साथ अगर आपके ऊपर आ जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। हाँ। नहीं, मॉर्निंग में क्लास नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इवनिंग में क्लास होगा, क्योंकि हमने बहुत स्टडी कर लिया है। जो लेडीज होती है, गर्ल्स होते हैं, उनके लिए वो डिफिकल्ट रहता है टू अटेंड। तो ठीक है। सो यही रहेगा। 6 डेज तो लेंगे ना सर, 5 डेज इन अ वीक। कपिल जी, मैंने पहले मंथ के लिए ही कहा है 5 डेज। पिछले महीने नेक्स्ट मंथ से तो हम 7 डेज लेंगे, 6 डे, 6 दिन नहीं, 7 डेज लेंगे। यस। कोर्स विल बी completed विद इन तो नहीं कह सकता मैं, कम से कम 3 महीने जाएंगे जाएंगे इसमें। और कोर्स खत्म होने के बाद रिवीजन सेशन भी रहेंगे। ठीक है। और दीपेश जी, ये सिर्फ डेमो था, इंटरेक्टिव है। ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, है ना। ये सिखाया नहीं जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मटेरियल है उस मटेरियल से आपको अवगत किया जा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग हमारी क्लास में रहेगी, रहेगी और रहेगी। यू कैन लिसन ईच एंड एवरी लेक्चर इन अवर एप्लीकेशन नंबर ऑफ टाइम्स इन सेम पेड फीस। यस कपिल जी, रिवीजन सेशन के लिए आपको फीस पे करना नहीं है। यू आर नॉट हियर टू पे ईच एंड एवरीथिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज लेट मी कंप्लीट दैट we are going to conduct the session from 13th March till the completion of syllabus, and till the next examination you can listen the recorded video also. You can also connect in revision batch also. PDF material will be provided to each and every student. Personalized coded PDF will be provided. ठीक है। यस दीपेश जी, कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स की जरूरत नहीं है। हमने मार्केट में जितनी बुक अवेलेबल है, जो भी बैर एक्ट है, हर एक चीज को परचेज कर दिया है। यदि लोग रिवीजन से, नो 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 नो, रिविजन्स के लिए वीकेंड्स लेक्चर्स रहेंगे। और उसके लिए आपसे मैं कह रहा हूँ कि इंटरेक्टिव सेशन, मतलब जस्ट लाइक ए डिस्कशन सेशन रहेगा। मैं मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल रहूंगा। यस डेफिनेटली, ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन इन हिंदी प्लस इंग्लिश ऑल्सो। आई अगेन, नो, नोट्स विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। No, you don't have to purchase any extra materials. 15,000 is enough for you for the material for videos and video calls also. ठीक है। Okay, now about the eligibility, Mr. Sandeep Kumar, about the eligibility. Right now, the same concept of 8 years and 9 years and same recruitment rules. And about the vacancies, the unfilled vacancy will be filled in the next examination, and more 2023 vacancy will be added. We are covering all 6 papers except paper number 5, part number B. English language will not be taught by us. हम 6 के 6 पेपर कवरिंग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जो पेपर नंबर 5 का है, पार्ट नंबर बी, वो ही हम कवर नहीं करेंगे, बाकी सब कवर करेंगे। ठीक है यहाँ पर। चलिए। यस यस संतोष जी, ये 385 फिर से फिलअप हो जाएंगी। सर स्टडी मटेरियल पीडीएफ पर अवेलेबल या व्हाट्सएप, आपको खुद मिलेगा कपिल जी। हर एक चीज आपको मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगी। यू कैन टेक प्रिंट आउट बट यू कैन नॉट फॉरवर्ड इट। इफ यू आर फॉरवर्डिंग, वी हैव द कोडिंग एंड वी हैव कॉपीराइट्स फॉर दिस मटेरियल, सो दैट फॉर दैट वी आर टेकिंग legal action against who are copying it or who are forwarding the material to another student। ठीक है। हाँ कपिल जी, ये मेहनत हम जो कर रहे हैं वो आपके लिए ही है। आप यूज कीजिए, आपने फीस पे की है तो आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट मिक्स अप विथ सच एक्सरसाइज। ठीक है।
Now, Vijayalakshmi, see, on my successive percentage, in the last examination, we have conducted 1.5 months syllabus. Only 1.5 महीने में हमने हर एक चीज को बताया था, और उसमें से हमारे 5 स्टूडेंट्स ऑलरेडी वर्किंग इन द डबल ए, 20+ स्टूडेंट्स हु हैव disqualified by less than 5 marks in a single paper only. 20+ स्टूडेंट्स disqualified by less than 5 marks in 2 papers. ठीक है, उसकी क्या ट्रेजेडी है वो मैं आपसे अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पेपर चेक कैसे हुए। ठीक है, तो मैं किसी की गलती नहीं निकालूंगा, ना कहीं पर भी बताऊंगा 6 प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल करवाएंगे। यस, डेफिनेटली प्रैक्टिकल आपको समझाया जाएगा हर एक चीज का। ठीक है, आपको क्वेश्चंस सब्जेक्टिव मैटर में मिलेंगे अभी भी। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन में आता है कि एमसीक्यू में लिया जाएगा, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। Yes, Santoshi. Maybe notification will be issued in the month of May or June. Okay. Now I'm here to answer your questions, each and every questions. Now हम इस मेरी स्क्रीन पे एक जो मैंने सस्पेंस रखा हुआ है, उस सस्पेंस को क्लियर करने से पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय अनदर फैकल्टी हु इज द किंग ऑफ palm, who is already working in the palm, who is already working on the palm since last 4 years. ठीक है, यस, प्रिंट ले सकते हैं, पीडीएफ का प्रिंट आप ले सकते हैं। जिसके लिए पाम जो है वो हेडेक रहता है, उनके लिए एक ही सॉल्यूशन है, द व्यासा की बेस्ट फैकल्टी, द किंग ऑफ पाम जिसे मैं कहता हूँ, पोस्टल अकाउंट मैनुअल के किंग जिसे मैं कहता हूँ। आज तक ऐसी कोई बुक नहीं बनी है, आज तक ऐसा कोई प्रैक्टिकल सेशन नहीं हुआ है जो सर आपको एक्सप्लेन करते हैं। मैं फिर से एक बार कहना चाह रहा हूँ कि ये डेमो है, इसलिए सर आपको सिर्फ ओवरव्यू देंगे। पोस्टल अकाउंट्स मैनुअल आपके लिए नया होता है, तो वो समझने में कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी समझ में आती है तो हर एक चीज आपको समझ में आती है। ठीक है, सर की मेथड देखिए, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिए। मैं एक बार आपको सर का मटेरियल बता देता हूँ कि कैसे उन्होंने मेहनत करके आपके लिए मटेरियल बनाया हुआ है। ये देखिए, हर एक चीज को स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्टली वहां से, मतलब सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ताकि आप इस चीज को प्रैक्टिकली इसको विजुलाइज कर पाए, इस चीज को इमेजिन कर पाए और अप्लाई कर पाए। हाँ, मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बताता हूँ। देखिए, आप अच्छा, मुझे सुन तो पा रहे हो ना? हेलो, गुड मॉर्निंग, आर यू अवेलेबल? मैं ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आप सब लोग यहाँ पर हो? अच्छा 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 अच्छा, यस 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 यस, गुड मॉर्निंग अगेन, यस संतोष जी, यस 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 यस। हाँ, सो मत जाइएगा, वरना ऐसा होता है कि मेरे लिए तो मोनो एक्टिंग हो जाएगी। मैं सिर्फ बोलता रहूंगा और बाकी सब लोग सुनते। ये एक चीज मैंने देखी, अभी जब मैम कुछ पूछ रहे थे आप सब लोगों को, तो आप लोग जल्दी आंसर नहीं दे रहे थे, और जैसे मैं पूछ रहा हूँ, अब जब मैं पूछ रहा हूँ तो आंसर दे रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरेक्टिव सेशन हर एक फैकल्टी के लिए होना चाहिए। क्या कुछ अलग बात है जो मुझसे आंसर कर रहे हो और मैम को आंसर नहीं कर रहे थे? हेलो, यस, सपने ऐसे होने चाहिए जो आपकी नींद उड़ा दे, है ना? सपने ऐसे नहीं होने चाहिए कि नींद आने के बाद आपको आए। सपने ऐसे होने चाहिए जो आपकी नींद उड़ा दे, है ना? सोनल जी, कुछ भी बोरिंग नहीं लगेगा, डोंट वरी। ये जस्ट क्या होता है कि अभी मैंने, इसीलिए मैंने पहले बोला कि पहले महीने में हम वीकेंड में इसीलिए नहीं लेंगे कि वीकेंड आपको देंगे कि आप उसको क्लियर करेंगे, है ना? उसका बेस क्लियर होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन होगा। मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ इंटरेक्टिव सेशन की बात करिए। ठीक है, I just want to clear that if you are GST and income tax also, yes, each and everything will be covered. ओके, चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। सर को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ मैं पहले। सर, प्लीज प्लीज कम एंड हैंड, आई विल हैंड ओवर द माइक टू द किंग ऑफ पाम, एंड सर प्लीज टेक ओवर द माइक, फिर उसके बाद में बात करते हैं। नमस्ते टू ऑल।
I will teach on paper 3 regarding PALM, internal audit, and others. As you know, PALM means Postal Accounts Manual. Postal Accounts Manual means work related to accounts. Accounts से related work, not related to operation side. Most of student related to operation side, not from uh, postal account sides. It is completely new for all of you. So if I only teach theoretical part, then I think you are not completely understand the all things. So I want to share some practical knowledge to you, so you can write easily in exam. And I will also describe the answers in a very easy language. मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कैसे आंसर को लिखना है उसको भी बताऊंगा, और कैसे पोस्टल अकाउंट्स ऑफिस में वर्क होता है रिलेटेड टू अकाउंट्स इन पोस्टल अकाउंट्स ऑफिस, उसको भी मैं डिस्क्राइब करूं। मैं कैसे हाउ आई विल एक्सप्लेन, you can see that first para number 3.0 of PALM 1, compilation of accounts. What is the compilation of accounts? System generated cash based account, CGA report. CGA means Controller General of Accounts, short form CGA reports. For a DDO, NCDDO is processed on T plus 3 basis, means transaction plus 3 days basis, and push the generated data to e-lekha through PFM. Suppose CGA रिपोर्ट के बारे में मैं बताता हूं कि एक CGA रिपोर्ट होती है जो सिस्टम से जनरेट होके ई लेखा तक जाती है थ्रू पीएफएम्स। अब सीजीए रिपोर्ट क्या होती है, केस बेस्ड अकाउंट क्या होता है, पुश द जनरेटेड डाटा क्या होता है, ई लेखा थ्रू पीएफएम्स, ये सब क्या है, व्हाट इज दिस। अगर आपको इन सब के बारे में पता, इफ यू नो अबाउट ऑल थिंग्स अबाउट द कैश बेस्ड अकाउंट, सीजीए रिपोर्ट, ई लेखा, पीएफएम्स, system generated CGA report, then you can easily write in exam. But if you don't know about practical, then it is not possible to write easily in exam. तो मैंने कोशिश किया है कि आपको प्रैक्टिकल CSI में किस तरीके से, what is the PFMS, what is the e-lekha, what is the CGA report, what is the GL, what is the 15 digit code, system generated cash based account CGA report pushed by Postal Accounts Office for a DDO and NCDDO on T plus 3 basis. पोस्टल अकाउंट्स ऑफिस CSI में ही सिस्टम से ही टी कोड के थ्रू CGA रिपोर्ट जनरेट करता है और हर तीसरे दिन बाद उसको ई लेखा में पुश करता है थ्रू पीएफएम्स। देन व्हाट इज द कैश बेस्ड अकाउंट, CGA रिपोर्ट 15 डिजिट हेड ऑफ अकाउंट वाइज। In CSI, account is being done as accrual basis. As you know, जैसा कि आप जानते हैं CSI में डबल एंट्री सिस्टम है, accrual based डबल एंट्री सिस्टम, one GL डेबिट, another GL क्रेडिट।
जैसा कि आप लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, जैसे इन्वेंट्री हेड फॉर एडजस्टमेंट, डेबिट क्रेडिट, बट ई लेखा इज बेस्ड ऑन कैश, actual transaction based. Actual transaction means suppose you create a liability but payment not done, CGA report will not face such entry because only liability, not payment done. After completion of transaction, CGA report will face the transaction. आप अगर कोई लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं पेमेंट के लिए, तो लाइबिलिटी से पेमेंट नहीं हुआ है, लाइबिलिटी के बाद चेक इशू होगा, उसके बाद ड्रॉइंग फ्रॉम बैंक की एंट्री बनने के बाद वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन होगा। तो सीजीए रिपोर्ट डिपेंड ऑन कैश, therefore it is necessary to post data through CSI as cash based, means actual transaction faced by CGA report with 15 digit head of account wise. What is the 15 digit head of account and GL? You can check in CSI through T code FS00. Every GL linked with head of account 15 digit code you can see in keyword GL 3030061300 linked with 3201031010101113 head of account 15 digit code. CGA report fetched only head of account wise, not GL wise, and actual transaction. What is the CGA report? You can see a day, 1 day CGA report generated through system. You can see PAO code, DDO code, posting date, head of account, profit center, receipt and payment. CGA report, system generated report fetched actual transaction, receipt and payment and pushed by postal accounts office. How? कैसे पुश कर रहा है पोस्टल अकाउंट्स ऑफिस? Pushed the generated data. You see CGA report. How to generate? This is the T code ZFI CGA underscore PFMS. In CSI, data generated through ZFI CGA PFMS and pushed through T code ZFI PFMS to PFMS. जो टी कोड आपके सामने लिखा है उस टी कोड में पोस्टल अकाउंट्स ऑफिस डाटा फिल करता है और एग्जीक्यूट करता है। सीजीए रिपोर्ट कैसे जनरेट हो रही है उसका मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दे रहा हूं। फर्स्ट रिकॉर्ड जेडएफआई सीजीए अंडरस्कोर पीएफ। सपोज यू क्रिएटेड लाइबिलिटी till the completion of transaction, CGA report will not fetch the such entries as long as आपने केवल लाइबिलिटी क्रिएट की है वो कभी भी फेच नहीं करेगा, चाहे वो कितने ही दिन हो जाए, चाहे वो कितने दिन से पेंडिंग हो, वो सीजीए फेच नहीं करेगा जब तक का ट्रांजेक्शन कंप्लीट। जैसा कि आप देख रहे हो पोस्टल अकाउंट्स ऑफिस में ये टी कोड लगाया जाता है और डिटेल फिल की जाती है, डेट, डीडीओ कोड एंड एग्जीक्यूट किया जाता है। आफ्टर एग्जीक्यूशन, आफ्टर 2 and 3 hours, postal accounts office use second T code ZFI underscore PFMS.
जो फर्स्ट टीकोड से रिपोर्ट जनरेट किया है, you can see the report in second T-code ZFI PFMS, enter DDO code, posting date and display. आप डिस्प्ले करेंगे तो आपको जो मैंने सीजीए रिपोर्ट आपको ऊपर दिखाई है वैसी सीजीए रिपोर्ट दिखेगी. पोस्टल अकाउंट्स ऑफिस यूज फर्स्ट ऑप्शन, देन सेकंड ऑप्शन, then fourth option. After the submitting of fourth option, data will be transferred to PFMS. Then after in eLekha, data to eLekha through PFMS. After pushing the data from CSI, it will be reflect in PFMS and eLekha date-wise only. After consolidation through PFMS, it will be reflect month-wise. जैसा कि मैंने आपको बताया कि T+3 बेसिस पर हर चौथे दिन 3 दिन पहले का डाटा पुश करना है, वो डेली का डेली ई-लेखा में जाता है. लेकिन पीएफएमएस में एक ऑप्शन होता है, आफ्टर कंसोलिडेशन ऑफ मंथ थ्रू पीएफएमएस इट विल बी रिफ्लेक्टेड मंथ वाइज. अभी डेट वाइज पुश हो रहा है, उसके बाद पीएफएमएस में पूरे मंथ का एक साथ कंसोलिडेशन करने के बाद वो मंथ वाइज डाटा ई लेखा में दिखेगा. अब ई लेखा क्या है? ई लेखा एक भारत सरकार की वेबसाइट है और पीएफएमएस भी एक भारत सरकार की वेबसाइट है. POs have user ID and password both of eLekha and PFMS. What is the PFMS? Public Financial Management System. eLekha and PFMS also based on case based and 15 DDs head of account wise, not GLY. GLY is only CSI. After pushing the CGA report to eLekha through PFMS. GL-wise verification done daily by respective section and major mistakes, misclassification, omission rectify immediately at this stage. Other mistakes, if any, be rectified during the month of account. Suppose one of any entry in CSI not fetched by CGA because of backdate entry, using of wrong document type, CGA will not fetch. जैसा कि मैंने आपको बताया, हर तीसरे दिन डाटा पुश कर दिया जाता है. अगर कोई डीडीओ बैक डेट में एंट्री करता है, मान लीजिए 4 तारीख को 1 तारीख का डाटा पुश हो गया. अब अगर कोई 1 तारीख में जाके बैक डेट में एंट्री करेगा तो सीजीए रिपोर्ट दूसरी बार पुश नहीं होगी. तो ऐसी जो मिस्टेक्स है ई लेखा डाटा जो है, जो ई लेखा में डेली बेसिस पे जो डाटा पुश किया गया है, 1 डे सीजीए रिपोर्ट में अगर कोई एंट्री सीजीए फेच नहीं करता है कुछ मिस्टेक से, तो पीएफएमएस में ट्रांसफर एंट्री के थ्रू उसको करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होगी आफ्टर कंसोलिडेशन ऑफ मंथ. या आपने सीजीए रिपोर्ट जनरेट किया, अब सीजीए रिपोर्ट जनरेट किया और आपने अगर उसको फागल 03 से मिलाया, जीएल से उसको मिलाया, मैच करवाया, उसमें अगर कोई डिफरेंस आया तो उस एंट्री को रिवर्स करवाकर वापस सही एंट्री बनवाकर वापस से सीजीए रिपोर्ट जनरेट करना है. पुश करने से पहले उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको वापस सीजीए रिपोर्ट वापस जनरेट कर सकते हैं. लेकिन एक बार पुश हो जाने के बाद
ओके, जीएल वाइज वेरिफिकेशन मतलब हेड ऑफ अकाउंट के अंतर्गत जीएल जो लिंक है, क्या उससे डाटा सही फेच हुआ है? अगर उसमें कोई इश्यू है तो उसको पहले ही रेक्टिफाई करके वापस सीजीए रिपोर्ट जनरेट करके डाटा पुश किया जा सकता। फिर भी अगर रह जाता है तो पूरे महीने का अकाउंट कंसोलिडेशन करने से पहले भी यूज उसको रेक्टिफाई किया जा सकता। System generated monthly CJ report, cross verification with GL wise figure and rectified booking through T transfer entry in PFMS for a month. देखिए, सिस्टम जनरेटेड सीजीए रिपोर्ट को, हेड ऑफ अकाउंट वाइज रिपोर्ट को आपको जीएल से मैच करना है कि कोई ऐसी एंट्री फेच नहीं हुई है, तो उसका पीएफएमएस में ट्रांसफर एंट्री बनेगी हेड ऑफ अकाउंट वाइज। जैसा कि मैंने आपको बताया, जीएल वी कैन यूज GL in CSI only, but in PFMS and E-Lekha, head of account. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से रिपोर्ट जो बुकिंग कर रहे हैं ऑपरेशन साइड में, वो किस तरीके से ई लेखा तक पहुंच रहे हैं। अगर इसमें आपको कोई भी ऐसा लगता है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं कि इसमें थोड़ा यहाँ आपको किस तरीके से और आपको लगे कि समझ में आए। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि इस तरीके से समझाने के बाद भी आपको ऐसा डिफिकल्टीज लगती है, तो आप अपने सजेशन शेयर कर सकते हैं। और आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको किस तरीके से, जो क्वेश्चंस हैं आ सकते हैं, उसको किस तरीके से लिखना है, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिंपल लैंग्वेज में आपको आंसर बताया जाएगा कि किस तरीके से इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाए। तो चलिए मैं सर को हैंड ओवर करता हूँ माइक। थैंक यू सर। एंड अभी सर ने आपको जस्ट ओवरव्यू बताए, उसके बाद में आपको बताएंगे सीजीए रिपोर्ट क्या होता है, क्या होता है। बिल्कुल प्रकाश जी, या या सर है ना, अभी पेन यूज नहीं कर रहे थे, वो हाइलाइटर पे यूज करेंगे। हमारे पास पेन भी है, हाइलाइटर भी है, ईच एंड एवरीथिंग को, ठीक है, यहाँ पर हाईलाइट करके यहाँ पर हर एक चीज को पेन भी यूज करेंगे। हमारे पास पेन भी है और हर एक चीज को बताया जाएगा, ठीक है। we very well know that how to conduct the session, how to interact the session, how to explain the session. Each and every faculty is very convenient with the technology also. So don't worry about that. And thank you so much and thanks a lot, सोनल जी। चलिए, बारी आ चुकी है आपको ये बताने की, एग्जाम में सबसे आगे निकलना है, तो इसे सुनो। तो डू यू वांट टू सी दैट? क्या आप सुनना चाहते हैं ये चीज? क्या आप लोगों को एग्जाम में सबसे आगे निकलना है? यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, आर यू हियर मी? यस, होमवर्क टाइम भी आ चुका है। इसको सुनने के बाद दैट्स व्हाई वी आर हियर। अच्छा संतोष जी, ये सुनने के लिए आप यहाँ पर है। चलिए ठीक है, मैं तुरंत ही सुना देता हूँ, उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा। लेट मी कंफर्म दैट यू हैव पेन एंड पेपर इन योर हैंड। हैव यू पेन एंड पेपर इन योर हैंड? यस यस, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलिए, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपको। मैं आप सभी से एक बार निवेदन करूंगा। मैं सबसे पहले मेरी स्क्रीन जो है यहाँ पर सबसे पहले फिर से रीशेयर कर दे रहा हूँ।
चलिए, मैं यहाँ पर मेरी स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ फिर से एक बार। इज माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? इज माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? पेन एंड पेपर आप सभी के हाथ में है, तो दिल थाम के बैठिए माय डियर फ्रेंड्स, एंड होप तो आप सभी के आसपास कहीं शोर नहीं हो रहा हो। इस चीज को आपको आराम से सुनना होगा माय डियर फ्रेंड्स। और अगर किसी को सुनाई ना दे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी आपका जो पूरा विजन रहेगा, आपकी जो भी नेक्स्ट मोमेंट रहेगा, सिर्फ स्क्रीन पे रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और पहले वीडियो को इतने लाइक्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की स्टोरी आपको आपके जीवन में एक और नया आयाम देगी। उसी के साथ आज के दिन की स्टोरी सुनिएगा ज़रूर। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी फसल उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। किसी ने उसको बताया कि भारत सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट किया है, आप साइंटिफिक मेथड से ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। उसने किसान कॉल सेंटर से सभी इन्फॉर्मेशन निकाली और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगा। देखते ही देखते उसका जो प्रोडक्शन था, उसकी फसल बहुत अच्छी होने लगी। मतलब पहले से 1.5 गुना ज़्यादा अच्छी होने लगी। अभी धीरे धीरे उसकी फसल बढ़ ही रही थी। उसको ऐसा लगा कि अगर मुझे प्रोडक्शन मेरा ज़्यादा बढ़ाना है तो मुझे एक और बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। उसने गांव में डंडेरा पिटवाया और गांव में बताया कि जो आदमी मेरे साथ काम करेगा मैं उसको 1.5 गुना मजदूरी दूंगा। लेकिन कंडीशन उसकी इतनी थी कि मैं जो समझाऊँ और जो मुझे कनेक्ट कर पाएगा उसी बंदे को मैं हायर करूँगा। गांव में उसने बताया और जो मजदूर थे उनको तो वही मजदूरी में 1.5 गुना मजदूरी अगर मिल रही है तो सभी लोगों ने ये बारी बारी से आना स्टार्ट किया। किसान ने क्या किया, सभी से एक बार बात करता था। उसको लगता था कि ये ठीक है तो ही वो आगे बढ़ता था। मतलब जस्ट लाइक वो इंटरव्यू लेने लगा सबका। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तकरीबन 15 दिनों तक उसने मजदूरों के इंटरव्यूज लिए। मतलब उनसे कुछ ना कुछ बात की कि खेती के बारे में वो क्या जानते हैं, क्या मतलब उनको पता है, क्या वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, क्या मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसको ऐसा कोई बंदा मिला ही नहीं। 15 दिन हो गए, वो मायूस हो गए। एक दिन बस ऐसा ही सोच रहा था कि क्या करूँ, अभी कोई मजदूर तो मिलेगा नहीं, तो मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। उसने अपनी तरफ से अपना जो एफर्ट्स था वो कम कर दिया। उतने में ही वो देख रहा है कि सामने से एक लड़का उसकी तरफ आ रहा है और लड़का एकदम बिंदास बस ऐसे ही फसलों के साथ खेलते हुए, हाथ में एक छोटी सी लकड़ी है, उसको इधर उधर अटकाते हुए वो आ रहा। उसको एटीट्यूड बहुत बढ़िया लगा उससे। वो जैसे ही आया उसने बताया कि मुझे ऐसा पता चला है कि आपको मजदूर की ज़रूरत है। तो किसान ने बोला हाँ मजदूर की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए जो खेती के बारे में जानता हो और उसमें भी ऑर्गेनिक खेती। उसने लड़के ने बताया कि आपकी बात सही है, मैंने भी ये सुना है कि आपको ऐसा बंदा चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे इतना पता तो नहीं है, लेकिन अगर आप सिखाओगे तो मैं सीख लूंगा। और इसके लिए अगर आपको चाहिए तो मुझे 7 दिन दे दीजिए। मुझे मजदूरी देने की जरूरत नहीं है। 7 दिन बाद अगर आपको लगे कि मैं आपके काम में आ रहा हूँ तो आप मुझे रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसान को लड़के का एटीट्यूड अच्छा लगा। उसने बोला ठीक है, मैं तुझे 7 दिन देता हूँ। 7 दिन में अगर तू सीख जाता है तो फिर मैं तुझे 7 दिन की भी मजदूरी दूंगा और आगे 1.5 गुनी मजदूरी दूंगा। जैसे ही ये फाइनल हुआ तभी जाके वो लड़का बोला ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। किसान ने बोला मैंने हाँ बोल दिया है, अभी ये कौन सी कंडीशन लेके आया? लड़के ने बोला मेरी कंडीशन ये है कि आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोस। किसान वैसे थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उतना कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन किसान को ऐसा लगा कि अगर मैं इसको ऐसा पूछूंगा तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। किसान को कुछ पता नहीं चला, लेकिन लड़के का जो एटीट्यूड था, जो कहने का तरीका था, I can sleep when the wind blows. Don't forget my dear friends, ये चीज आपको याद रखनी है। I can sleep when the wind blows. किसान ने बोला ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उसको पता नहीं चला, लेकिन फिर भी चला गया। दूसरे दिन से उसने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। 7 डेज के अंदर ही लड़के ने बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ले ली और किसान को लग गया कि लड़का मेरे काम का। उसको 7 दिन के पैसे भी दे दिए, उसको काम पे रख लिया। अच्छे से चल रहा था। एक फसल निकल गई। अभी फसल को बस उतारने की देर थी और फसल बस रेडी थी। तो किसान ने लड़के को बोला कि कल हम इसको निकालेंगे और कल फिर इसको बेचने के लिए जाएंगे, लेकिन आज के दिन के लिए मैं घर जा रहा हूँ, अभी तुम खेत का ध्यान रखना।
किसान घर गया, लेकिन जैसे ही घर जा रहा है शाम के टाइम पे मौसम पूरा चेंज हो गया, बादल घने होने लगे, बारिश आने लगी। अभी धीरे धीरे बारिश शुरू ही हुई थी, किसान को लग गया कि ये तो तूफान आने वाला है और बारिश बहुत सारी होगी और उसको तो उसके फसल खल निकालने हैं। अगर खेतों में पानी भर गया तो मेरी बनी बनाई रेडी फसल बिगड़ जाएगी। वो तुरंत दौड़ते हुए खेत में पहुंचा, लड़के को ढूंढ रहा है, इधर उधर बहुत सारा ढूंढा लेकिन लड़का मिल नहीं रहा। उसने बहुत ट्राई किया लेकिन लड़का नहीं मिला। फिर जाके उसको पता चला कि उसने खेत के बीच में एक छोटा सा रहने के लिए झूंपड़ी जैसा बनाया हुआ है और उसके ऊपर एक खंभा लगा के ऊपर जैसे खटिया डाल के लगाया हुआ है। तो वो वहां पर पहुंचा तो देखा वो खाट में ऊपर आराम से सो रहा है। किसान वैसे भी धुआं पुआ हो रहा था, गुस्से से लाल हो गया था। वो जोर जोर से पवन मतलब तूफान आने वाला है और कभी भी बारिश हो सकती है और ये आराम से सो रहा है। उसने लड़के को उठाया, पहले तो लड़का उठ ही नहीं रहा था। थोड़ी मेहनत के बाद लड़का उठा। वो तो उबासी लेके ऐसे, यहाँ क्या हुआ? किसान ने कहा इतना तूफान आने वाला है, कभी भी बारिश हो सकती है और तू आराम से सो रहा है। लड़के ने कहा मैंने पहले ही दिन कहा था आप जो सिखाओगे मैं सीख लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैंने उसी वक्त बताया था, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोस। किसान को वैसे ही पहले दिन में पता नहीं चला था, आज भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन गुस्से से वो तो लाल है। अभी इसको समझाने जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो उसने लड़कों को ऐसे ही छोड़ दिया और तुरंत वो गया और खेत के किनारे गया। उसको देखा पहले इसको ऐसे अच्छे से बना देते हैं, मतलब पानी, बारिश का पानी अगर आए तो तुरंत ही निकल जाए। वो जैसे ही खेत के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि लड़के ने अच्छी तरीके से उसको ऐसे कवर कर लिया है कि बारिश का पानी आराम से निकल जाएगा। अभी जाके उसको टेंशन था कि उसके जो एनिमल्स थे, गाय थी और भैंसें थी, वो सभी को उसने कैसे रखा हुआ है वो देखना था, क्योंकि उन सभी को भी अच्छी तरीके से रस्सी से बांधना पड़ेगा और उसका जो पूरा कवर करना पड़ेगा। तो जैसे वो जाता है तो उसने देखा कि सभी गाय जो थी, सभी भैंसें जो थी वो अच्छी तरीके से बंधी हुई थी और उसका पूरा जो रहने का जो जगह था उसको अच्छे से तरीके से कवर कर लिया था। इसको देखते ही किसान को समझ में आ गया कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। तो उसको अभी भी ट्रांसलेशन नहीं पता है, लेकिन समझ गया वो कि लड़का कहना क्या चाह रहा है। होप सो आप सभी लोग भी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये स्टोरी बहुत ही छोटी स्टोरी है, लेकिन आप सभी को जीवन में बहुत कुछ बताया जाती है। जैसे कि आई कैन स्लीप, मैं सो सकता हूँ, व्हेन द विंड ब्लोज, जब भी तूफान आए, लेकिन आराम से मैं सो सकता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स से निकलते हैं, हमारी करियर में बहुत सारे पड़ाव होते हैं, लेकिन हम दरअसल क्या होते हैं कि जब एग्ज़ाम आती है उसके 10-15 दिन पहले जगते हैं। प्रमोशन के लिए हम 10-15 दिन पहले जगते हैं, है ना। जैसे प्रमोशन की कोई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है उसके बाद जगते हैं, लेकिन पहले से हम प्रिपेयर नहीं हो जाते। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि अगर ज़िंदगी में प्रॉपर सफलता चाहिए, प्रॉपर टाइम पे चाहिए, हर एक चीज़ में अगर आपको 100% श्योरिटी के साथ सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले जगना पड़ेगा, लोगों से आगे निकलना पड़ेगा। अगर ये हो सकता है तभी आप एग्जाम के अगले दिन आराम से सो पाएंगे। अगर आप इस सिचुएशन में हो कि आप जब भी तूफान आता है लेकिन फिर भी सो सकते हैं, ये बताता है कि आप पूर्व तैयारी के साथ चल रहे हैं। तो जब भी मुसीबत आती है तब उसका समाधान ढूंढने जाए उससे पहले अच्छा है कि हम पहले से ही इस चीज़ को एनालिसिस कर लीजिए, ताकि जब भी मुसीबत आए आप अपने हिसाब से रेडी हो और मुसीबत को डट के लड़िए, है ना। मुसीबत से भागना नहीं है। तो एग्जाम अगर नज़दीक है तो खुद को रेडी कर लीजिए। अगर एग्जाम की नोटिफिकेशन नहीं आई है तो उसको रेडी कर लीजिए कि नोटिफिकेशन आए तब तक आप खुद को तैयार कर लीजिए। जब गांव वाले, जब बाकी के स्टूडेंट्स, जब बाकी के आपके कंपटीटर्स एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तब तक आप खत्म कर चुके हो। तो फिर तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो जिंदगी में अगर सफलता चाहिए तो खुद को ऐसे तैयार रखिए कि आज कुछ भी हो जाए लेकिन उस सिचुएशन से लड़ने के लिए आप रेडी हो। तो आज की स्टोरी यही सिखाती है माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। जब भी एग्जाम आएगी आप आराम से सो पाएंगे, और वो तभी सो पाएंगे जब आपने प्री प्लानिंग किया होगा, आपकी लाइफ मैनेज्ड होगी। तो लाइफ को अच्छी तरीके से मैनेज कीजिए,
तो ऐसी ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। हर वीक हम ऐसी नई नई स्टोरी रखते रहेंगे और आपके जीवन में बदलाव लाते रहेंगे। आपको भी अगर ऐसी स्टोरी सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को इसको भेजते रहिएगा, भूलिएगा नहीं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई कमेंट्स है, आपके प्रतिभाव है तो कमेंट्स में ज़रूर से लिखिएगा। आज के दिन के लिए इतना ही। मोटिवेशनल स्टोरी विद दिव्यासा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। सो हाउ आर यू? क्या पता चला इस स्टोरी से? सुन रहे हो मुझे? हेलो? कुछ लोग तो सो गए होंगे। हेलो? यस 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 यस। स्टोरी स्टोरी विंड रेस। डेफिनेटली मैं तो यही कहूंगा, पेन और पेपर में एक ही चीज लिख लीजिए, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोस। तो व्हाई वी आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन? बी प्रोएक्टिव। यस डेफिनेटली। मैं आप सभी को एक बुक है ना, स्टीफन आर कोवी की एक बुक है, आई सजेस्ट अ बुक ऑफ द ऑथर ऑफ स्टीफन आर कोवी। द नेम ऑफ बुक इज सेवन हैबिट्स ऑफ मोस्ट इफेक्टिव पीपल। आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू प्लीज 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 इसको पढ़िएगा जरूर। मैं इसके एक एक चैप्टर्स को, ये सेवन हैबिट्स को मैं ड्यूरिंग द क्लास डिस्कस करेंगे हम डेफिनेटली। ठीक है, ये बुक जरूर से पढ़िएगा। मैं एक बार फिर से उसका नाम दे देता हूँ, सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, रिटन बाय स्टीफन आर कोवी, द मोस्ट इफेक्टिव बुक ऑफ माय लाइफ। हम इसको डिस्कस डेफिनेटली करेंगे, ये सेवन हैबिट्स क्या है, कैसे इसको अपनी लाइफ में। यहाँ पर काफी सारे जो वर्किंग ऑफिशियल्स होते हैं वो खुद की लाइफ में बहुत परेशान होते हैं, अपने वर्किंग कल्चर से, अपने वर्किंग प्रेशर से, अपने सोशल प्रेशर से, इन सभी से बहुत परेशान होते हैं। तो इन सभी के लिए ये स्पेशल ये बुक बनी हुई है। अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन want to how many students want to sleep before the day of examination? How many students are ready for that? How many students are ready for that? अच्छा, मुझे ऐसा लगा है कि बस 10-15 लोग ही रेडी है, बाकी सबको तो ठीक है। लास्ट टाइम पे ही हम यहाँ पर यह अतुल जी ने उनका हाथ खड़ा कर दिया है। तो अगर रेडी है आप, तो आपको प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। यस डेफिनेटली अ सेपरेट ग्रुप विल बी क्रिएटेड। कपिल जी, आपके जो भी क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? सो डोंट वरी अबाउट दैट। हमारे पास खुद का, आप सभी का एक खुद का ग्रुप भी रहेगा, हमारा भी ग्रुप रहेगा जिसमें हम पूरा कम्युनिकेशन करेंगे, और आप सभी स्टूडेंट्स का भी ग्रुप रहेगा जिसमें आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू से दैट कि बस जग जाइए, टाइम आ चुका है। वी हैव लिमिटेड सीट्स इन आवर रेगुलर बैच, आफ्टर दैट आई कैन नॉट अलाउ। आप इस बैच में फिर एडमिशन नहीं ले पाएंगे, और नेक्स्ट बैच के लिए हमारा फीस स्ट्रक्चर अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, और वो अभी तो स्टार्ट नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आगे बढ़ना है और हाई स्कोर चाहिए तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा यहाँ पर जो आप किसको सबसे ज्यादा भाग्यशाली समझते हैं? नसीब जिसको लकी लकी मानते हैं, किसको लकी माना जा सकता है? किसको लकी माना जा सकता है? एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू, हु इज द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड? कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर? ये संतोष जी बता रहे हैं, आई एम लकी। हु इज द लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड? यू आर। बट इसके आगे एक चीज मैं और कहना चाह रहा हूं यहाँ पर। मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा भाग्यशाली जिसे मानते हैं, नसीबदार जिसे हम बोलते हैं, लकी,
किसको बोलते हैं? नहीं, मेहनत नहीं, जिसको टाइम और समझदारी, जिसकी लाइफ में टाइम, समय और समझदारी दोनों अगर एक साथ में आते हैं, मैं उसको सबसे ज्यादा भाग्यशाली समझता हूँ। क्योंकि जब समय होता है तब समझदारी नहीं होती है, और जब समझ आती है ना तब समय नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लकी बनना चाह रहे हो और अगर आप खुद को भाग्यशाली महसूस करना चाह रहे हो, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। फिर ऐसा ना हो कि समय ना हो और तब समझना आए कि नहीं, व्यासा सर बोल रहे थे कि अभी स्टार्ट करना चाहिए लेकिन हमने नहीं किया, है ना? ठीक है। कपिल जी, ऐसा नहीं कह सकते। हम ऐसा कह सकते हैं कि आप जो है वो इस चीज को पॉजिटिवली लीजिए, इस चीज को, है ना, और प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। हमारी यूट्यूब चैनल है द व्यासा 6062। ऐसे काफी सारे वीडियो हम उसमें रखने वाले हैं बाय एवरी वीक। तो मेरी आप सभी से विनंती है, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियो रखें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। The next class and the regular class will be conducted by 13th of the March। 13 मार्च से हम ये नेक्स्ट क्लास कंडक्ट करने वाले हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एवरीडे 8:30 से लेके 10:30 तक की क्लास रहेगी। जिस किसी को भी ज्वाइन करना है, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में हमारा क्यूआर कोड डाल दिया है। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है आपको, तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, मैं आपको क्यूआर कोड भेज दूंगा। ठीक है। और क्यूआर कोड से आपको फीस पेमेंट करना है। फीस रेगुलर बैच के लिए रहेगी 15,000 रुपीज। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, वन शॉट में पेमेंट करते हैं, तो 14,500 रुपीज आपकी फीस रहेगी। So, my dear friends, this is the time, and time is running now. So, hats off to all of you. आप सभी लोगों ने मुझे 2 घंटे तक सुना। जैसे मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मुझे 2 घंटे तक झेला। होप सो यू आर सेटिस्फाइड विद द सेशन। आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स देना बिल्कुल भी भूलिएगा मत न। यहाँ पर आपका सेशन जो भी रहा होगा 100% सेटिस्फाई रहा होगा। आपका जो भी कमेंट है मुझे जरूर से बताइएगा। ठीक है। और बस मैं यही कहना चाहूंगा, जल्द से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए विद द व्यासा फाउंडेशन। व्यासा फाउंडेशन इज रेडी टू रॉक एंड वी विल टुगेदर अचीव योर गोल। चलिए, तो आज के दिन के लिए इतना ही करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ सकते हैं। अदरवाइज माय व्हाट्सएप नंबर इज ऑलरेडी ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन definitely contact on these two numbers. There are two numbers, 983936062 and 983935089. These are the two official numbers of the Vyasa Foundation. You can connect us on this number. Thank you so much, Samir ji. Thanks a lot, Afis ji. एंड बस ऐसे ही सब सेशंस के लिए मिलते रहेंगे। जल्द ही मिलेंगे रेगुलर क्लास के लिए। तब तक के लिए ये मेरा छोटा सा एक सजेशन है, देखिए, फेथ इन गॉड, यू आर द मोस्ट फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड। यस यस यस, मैं भूल गया, मैं भूल गया पाटिल जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। होमवर्क, यस, होमवर्क मेरा ये था कि लाइफ में आप क्या चाहते हो, बेसिकली लाइफ में क्या चाहते हो। मैं डबल ओ से बाहर निकल के, आपका डबल ओ का गोल तो है ही, मैं भूल गया था। लाइफ में आप क्या चाहते हो मुझे एक पेज में लिख के मेरे मंडे के सेशन में चाहिए, और हम उस पर डिस्कस करेंगे। वहां पर हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, वहां पर हम टाइम मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, वहां पर हम आपका एक शेड्यूल बनाएंगे, और उस शेड्यूल के हिसाब से आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स रहेगा। उसमें अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, उसमें चेंजेस होते रहेंगे। लेकिन नेक्स्ट मंडे मतलब कि 13 मार्च को हम ये डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सभी लोग अपने गोल्स, अपने लाइफ में आपको बेसिकली क्या चाहिए, वो लिखे हुए पॉइंट्स के साथ मुझे मिलेंगे। उस दिन मैं सबका कैमरा ऑन रखवाऊंगा और सबका जो है वो मैं बारी बारी से पढ़ाऊंगा। सो होप सो यू आर विथ मी। है ना? राइट नाउ मैं 2 घंटे से बहुत बोल चुका हूँ। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको माइक के लिए अलाउ कर देता हूँ। चलिए, किसी को कुछ कहना है तो मुझे कर सकते, कह सकते हैं। मेरा स्क्रीन में यहाँ पर, चलिए, आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके भी मुझे बता सकते हैं अभी।
ठीक है। अदरवाइज आई एम गोइंग टू थैंक यू सरिता जी, थैंक्स अ लॉट। बस ऐसे ही एफर्ट्स हमारे रहेंगे। बस आप सब लोग अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर लीजिए, है ना। और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करने का बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका जो भी एक्सपीरियंस है हमसे शेयर कीजिएगा, और जो भी कुछ भी कहना चाहते हैं बिल्कुल कहिएगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन विद इन 2 मिनट्स। और कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। थैंक यू अतुल जी। हाँ, आयुष सर जी जी, कुछ कहना एक 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 सर जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि सर अर्ली मॉर्निंग यदि क्लास हो जाए सर बहुत अच्छा रहेगा। सर आयुष जी, हम है ना पिछले काफी टाइम हमने ये सजेस्ट किया, मतलब ये ट्राई किया था। जी फैकल्टी जी। को प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वर्किंग लेडीज जो होती है ना, अच्छा उनको अच्छा। बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हमें अच्छा सर। सबको, हाँ देखिए देखिए देखिए, आप कमेंट्स में देख लीजिए, मैं पूछ जी के सर। बताऊंगा उसके पहले। तो इसीलिए हमने फिर वो 8:30 का टाइम रखा। और जो भी कन्वीनियंसी रहेगी उसके हिसाब से ही जाएंगे हम, है ना। देखिए ठीक है देखिए, सर। आप कमेंट्स देखिए आयुष जी, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा था, जी सर जी। है ना। ठीक है ठीक है। ओके पढ़ने के लिए सर। सभी समय सभी टाइम सही होता है, बस आपका डेडिकेशन चाहिए। मेरा कल का सीसीएस आरएमडी का रूल याद रखिएगा, जी सर। है ना। बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू आशीष आयुष जी। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं मुझे। आई एम अवेलेबल फॉर लास्ट मिनट। चलिए, ठीक है। हेलो किसी को कुछ अच्छा, यस। सर, वो जो फीस जमा करनी है उसके बाद फिर एनरोलमेंट कैसे होगा? वो आप फीस पेमेंट करेंगे तुरंत ही आपको मैसेज आ जाएगा। फर्दर प्रोसीजर क्या है, कहाँ पर कैसे फॉर्म फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे करना है, वो सभी चीज आपको तुरंत ही मैसेज में मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है संदीप जी। और किसी को कुछ पूछना है तो बता सकते हैं। Mostly English not possible because of we have so many students from North India, Middle India also. So mostly English is not possible, but you can ask the faculty about your doubt also. If you are if you cannot understand, you can ask the faculty. So please again explain in English also. Faculty is definitely explain you. हमें सबको साथ में लेके चलना है ना। We have to we are the family of the Vyasa Foundation. So we have to achieve goals together. चलिए, तो फिर आज के दिन के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ कहना है? एनीवन वांट्स टू शेयर एनीथिंग? एंड So इतना what's सारा the प्यार schedule? देने के लिए, यस संगीता जी बताइए। So what's the schedule of fees payment? फीस पेमेंट का शेड्यूल ये रहेगा कि वन शॉट पेमेंट करते हैं आप तो 14,500 है। और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना चाहते हैं तो बिफोर 5th अप्रैल आप 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। 50% राइट नाउ एंड 50% बिफोर 5th अप्रैल। दिस आर द शेड्यूल्स। Sir, within tomorrow you have to pay or any time extension? सॉरी सॉरी सॉरी। Sir, within tomorrow we have to pay the full fee structure or any No, no, extension? you can pay by tomorrow also, but my instruction is that we are limited to 100 students only. So how many seats are left over? uh, उसमें क्या है कि काफी सारे हमारे पास, मान के चलिए अभी 30 to 35 सीट्स है। Okay, sir. Okay. ठीक है। Sir, definitely we will receive the notification this year, यस डेफिनेटली। but I heard that they may not issue notification this year. Like that, I heard that. बट आई हर्ड दैट so many from so many sources that notification will be issued by May or June. Okay, sir. Okay. सर एग्जाम एमसीक्यू टाइप होने की संभावना है क्या? कुछ ऐसा सुनने में आया है। अभी तो नहीं है, और अगर वो एमसीक्यू करेंगे तो पूरा नहीं करेंगे, कुछ कुछ पोर्शन कवर करेंगे, लेकिन हम उसके लिए भी रेडी है। ओके सर, इट वाज ए नाइस एंड प्लेजेंट सेशन। थैंक थैंक यू। यू कपिल जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू कपिल जी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको अभी देना है, मतलब 13 से पहले। और सेकंड इंस्टॉलमेंट बिफोर 5th अप्रैल। हु पेड बिफोर दिस मंथ फीस विल बी 14,000। अब पूछ सकते हैं हेमंत जी यहाँ पर सबको। बहुत सारे लोगों ने 12,000 में भी पेमेंट कर लिया है। जो पहले जगह थे ना, जिसको चाहिए था आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, वो Yeah, लोग yeah, yes, sir, yes, sir.
है ना, वो लोग ठीक है। 12,000 में बैठ चुके हैं। ये हाँ समझ, हाँ मैंने बोला था ना, समझदारी की बात होती है कि जिसको है ही ठीक जी है, सर। करना ही करना है। और ये लॉयल्टी डिस्काउंट होता है विद व्यासा फाउंडेशन, वो आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। 7 के 2 इंस्टॉलमेंट रहेंगे ना सर? सर 7,500 के दो दो इंस्टॉलमेंट रहे। बिफोर 8th मार्च चले सर? बिफोर 8th में, हाँ, उनके लिए भी था। हाँ हाँ सर जी सर। ठीक है, ठीक ठीक। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बिफोर 13th मार्च। चलिए, अब चलो, अभी तक जुड़े हुए मुझे सही में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ से मतलब निकलूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक स्टूडेंट यहाँ से निकले उसके बाद मैं निकलूं, तो आपके मतलब मुझे ये रिस्पेक्टेबल रहेगा। 13th, संगीता जी, 13 मार्च, मंडे से पहले, नॉट 13 है ना। नाइस टू मीटिंग ऑल ऑफ यू। सर यही तो हम वेट कर रहे हैं ना। आई एम वेटिंग टू सेशन क्लोज, आई विल नॉट लेफ्ट कि आप जाए तो मैं जाऊँ। these are the attitude of the best people, these are the attitude of the best students. Thank you so much, I really appreciate। हम मिलते रहेंगे। और सर इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट, और थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। सर मैं 2015, बताइए बताइए सूरज जी। 2015 बैच को एलिजिबल होता है सर इस साल? वो 7 2015 स्टार्स। बैच को नहीं होगा सर। वो 7 साल होगा ना कंप्लीट हाँ, डिवीजन नहीं ग्रेड? होगा नहीं होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ नहीं होगा। नहीं होगा सर? लेकिन अगर आपके सीनियर, आपके कोई जूनियर है, वो एलिजिबल हो रहे हैं, तो आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी। सेम फॉर 2014 ऑल्सो। हाँ सर, हाँ सर, जूनियर तो है, तो मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर कोई जूनियर आपका एलिजिबल हो रहा है तो आपको मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सेम डिवीजन में होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा। हाँ सर, हाँ सर। ऑल वैकेंसी विल बी रोल ओवर, यस डेफिनेटली रोल ओवर हो जाएगी संतोष जी। अभी का सिनारियो यही कह रहा है। देवाशीष जी, इसमें ऐसा होता है कि सर जो कभी, हाँ, यस मैम। सर जूनियर इन डिवीजन होना चाहिए सर, सर्किल ऐसा नहीं पॉसिबल सर? नहीं, डिवीजन, सर्कल एज अ होल नहीं, डिवीजन में। सर 14 बैच है सर। हाँ 14 बैच है, लेकिन अगर आपका जूनियर एलिजिबल हो रहा है तो आप एलिजिबल हो पाएंगे। ओके सर। लास्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से लास्ट 2 साल के लिए सर, इस पर 22nd नोटिफिकेशन। क्या क्या लास्ट मतलब? 2 साल के लिए अलाउ किए थे सर, ये सीनियरिटी लिस्ट रही तो। नहीं, अभी अनफिल्ड वैकेंसी है ना, इसके लिए हम कह सकते हैं इस चीज को रोल ओवर यस करेंगे। सर, सर यस हाँ, सर। दिवस जी, उसमें ऐसा होता है कि जैसे कि कोई स्टूडेंट है या तो कोई एस्पिरेंट है, वो किसी और डिवीजन से यहाँ पर आए हुए, लेकिन उनकी सर्विस नहीं हुई, लेकिन उनका ओवरऑल जो पीरियड हो रहा है उसमें वो एलिजिबल हो रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पर सुरेश जी ने बताया, वो सुरेश जी से जूनियर है, लेकिन इनका ओवरऑल लेंथ सर्विस जो है उनके हिसाब से वो हो रहा है। जैसे कि मान के चलिए कि 2011 बैच और 2010 बैच, 2011 बैच वाला अगर एलिजिबल हो रहा है तो 2010 वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, वो सेम डिवीजन में होना चाहिए। अगर फिर भी आपको पता चल नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कनेक्ट कर लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। अकाउंटेंसी की क्लास भी रहेगी, हर एक चीज रहेगा। अभी मेरे पास मतलब जितना पॉसिबल था 2 घंटे में जितनी फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करना था मैंने कर लिया। बाकी सबको आपको रेगुलर क्लास में इंट्रोड्यूस करता रहूंगा संगीता जी। ठीक है, आज जितनी फैकल्टी, क्योंकि 2 घंटे डेमो में भी बिठाना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट इन द पोस्टल डिपार्टमेंट। एंड 100+ स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द डेमो क्लासेस हु डोंट नो मी। उसने उन्होंने व्यासा सर को पहली बार सुना है, फिर भी 2 घंटे तक बैठे हैं। मैं सही में आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शावरिंग योर लव। हम जरूर से थैंक यू सर, जुड़ेंगे, थैंक यू सर। हम जरूर से मिलेंगे। कभी भी मेरी कुछ भी जरूरत हो, हाँ, सभी सब्जेक्ट के लिए सेपरेट फैकल्टी
है ना दीपेश जी, सभी सब्जेक्ट के लिए सेपरेट फैकल्टी। आप सभी को कभी भी कुछ भी मेरी जरूरत हो, मैं डेफिनेटली अवेलेबल रहूंगा। मुझे कभी भी आप 6062 पे 6 बजे बाद कनेक्ट कर सकते हैं। 10 से 6 के बीच में शायद ही मैं कनेक्ट कर पाऊँ, लेकिन मेरी टीम अवेलेबल रहेगी आपको हेल्प करने के लिए राउंड द क्लॉक। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए। यस धर्मेंद्र जी, आई एम ऑलवेज विथ यू। चलिए, तो टाइम हो चुका है जाने का, लेकिन हम कनेक्टेड रहेंगे। आज के दिन के लिए इतना ही। तब तक के लिए ऑलवेज बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। खुश रहिए, मजा कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। हैव अ नाइस स्लीप, हैव अ नाइस जर्नी विथ ऑल ऑफ यू, एंड हैव अ नाइस स्लीप। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर। टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। समीर जी कुछ कहना चाह रहे थे? चलिए ठीक है, थैंक यू।